नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और जी इन्वेस्टिगेशन एक्सक्लूसिव में आज बात होगी। विकास दुबे तो ढेर हो गया, लेकिन उसके आर्थिक साम्राज्य का क्या? नेता, अफसर और पुलिस वालों की मिली भगत से जो आर्थिक साम्राज्य उसने खड़ा किया था, उसकी एक एक जानकारी हम आज आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। अपराध के जरिए 9 बीघे जमीन को विकास ने सैकड़ों बीघे जमीन में बदल दिया। कानपुर की कई जमीनों पर विकास दुबे का अवैध कब्जा था। कानपुर में ठेकेदारों से भी कमीशन लेता था विकास दुबे। व्यापारियों से 50 लाख रुपए की प्रोटेक्शन मनी लेता था। ये हैं नए खुलासे जो अब हो रहे हैं। थानों में दर्ज एफआईआर हटवाने के लिए भी लोगों से पैसे लिया करता था। इस तरीके से कमाई कर रहा था और इस अवैध कमाई पर अब नजर है। किस तरीके से इसकी जांच की जा रही है, क्या क्या नए खुलासे हो रहे हैं, यह आर्थिक साम्राज्य कैसे खड़ा हुआ, यह हर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। विकास दुबे की काली कमाई की कुंडली खुलेगी। बिकरू से लेकर बैंकॉक तक हिस्ट्री शीटर की प्रॉपर्टी। दुबे का दुबई कनेक्शन भी आएगा सामने। विकास दुबे की करोड़ों की कमाई पर ईडी ने कार्रवाई की तैयारी कर ली है। ईडी की टीम ने कानपुर में पुलिस से कई अहम दस्तावेज लिए हैं। ईडी और आयकर विभाग खंगालेंगे काली कमाई की कुंडली। विकास दुबे और उसके करीबियों की प्रॉपर्टी के डिटेल्स तैयार किए जा रहे हैं। करोड़ों नहीं बल्कि अरबों के इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की भी है आशंका। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच में अब तक ये सामने आया है कि 8 महीने पहले कानपुर में 5 करोड़ की एक प्रॉपर्टी खरीदी गई है। जानकारी के मुताबिक विकास दुबे और उसके करीबियों की दुबई से लेकर दूसरे देशों तक करोड़ों की प्रॉपर्टी है। सूत्रों के मुताबिक बैंकॉक में एक होटल में निवेश की भी जानकारी मिली है। रातों रात करोड़पति बने विकास दुबे के फंड मैनेजर की अब आयकर विभाग करेगा जांच। अब तक 12 मकान और 21 फ्लैट की जानकारी मिल चुकी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे के एक करीबी के पास आर्य नगर और 80 फीट रोड इलाके में 28 करोड़ की प्रॉपर्टी है। विकास के इस करीबी के पास आर्य नगर के एक अपार्टमेंट में 8 फ्लैट है जिनकी कीमत 5 करोड़ रुपए है। इसमें 2 जगहों में 6 प्रॉपर्टी है जिनकी कीमत 20 करोड़ के आसपास है। पंकी में एक ड्यूप्लेक्स बंगला भी है जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए है। दुनिया के 8 से 10 देशों में विकास दुबे की काली कमाई से निवेश किया गया। थाईलैंड के कई क्लब्स में विकास दुबे ने अपनी काली कमाई लगाई। विकास दुबे ने रंगदारी, जमीनों पर अवैध कब्जा, प्रोटेक्शन मनी और हाईवे पर चलने वाले ट्रकों का माल लूटकर करोड़ों की संपत्ति बना ली। इन्हीं अपराधों की वजह से वो यूपी का सबसे बड़ा हिस्ट्री शीटर बन गया। विकास दुबे का खौफ ऐसा था कि कानपुर के आसपास की लगभग हर फैक्ट्री से उसे चढ़ावा भेजा जाता था। जीटी रोड के किनारे बसे चौबेपुर इंडस्ट्रियल एरिया में करीब 400 फैक्ट्रियां हैं। नामी फैक्ट्रियों से उसे सालाना चंदा मिलता था। विकास महंगी गाड़ियों का भी शौकीन था। बिकरू गांव में उसके घर में 2 ऐसी गाड़ियां खड़ी भी थी। पुलिस विकास और उसके करीबियों के बैंक खातों की भी पड़ताल कर रही है। पुलिस की कार्रवाई के तहत विकास दुबे के सभी खाते फ्रीज कराए जाएंगे। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बड़ी खबर इस मामले में यह है कि विकास दुबे की संपत्ति की अब प्रवर्तन निदेशालय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जांच करेगा। विकास दुबे की संपत्ति जो उसने अवैध तरीके से इकट्ठी करी, अब प्रवर्तन निदेशालय की नजर उस पर है। प्रवर्तन निदेशालय ने यूपी पुलिस को पत्र लिखकर इस बारे में जानकारी मांगी है और अब इसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से की जाएगी। आपको हमने बताया किस तरीके से अवैध संपत्ति इकट्ठी की। 9 बीघे जमीन को विकास ने सैकड़ों बीघे जमीन में बदल दिया। जमीनों पर विकास दुबे का अवैध कब्जा था, यह बात अब सामने आ रही है। ठेकेदारों से कमीशन वो लेता था, यह जानकारी भी अब सामने आ रही है। और सबसे पहले रुक करते हैं हमारे संवाददाता विशाल पांडे का। विशाल, सबसे पहले जरा ये बताइए, यह अवैध संपत्ति कैसे इकट्ठी की गई? यह आर्थिक साम्राज्य कितना बड़ा?
देखिए, इसका आर्थिक साम्राज्य इतना बड़ा है कि शायद अभी इसे पूरी तरह से पता करने में काफी दिन लग जाएंगे, क्योंकि ये जिस तरह से काली कमाई के जरिए अपना साम्राज्य बढ़ाता जा रहा था वो अनगिनत है। क्योंकि ये इसके पास सिर्फ और सिर्फ 9 बीघे जमीन शुरुआत में थी। 200 गज का एक प्लॉट ताराचंद इंटर कॉलेज के सामने था और एक पैतृक गांव जहां पर घर इसका बना है। ये इतनी संपत्ति का मालिक विकास दुबे हुआ करता था। लेकिन पिछले 20 से 25 सालों में विकास दुबे ने अपने अपराध के दम पर इस इलाके में ऐसी हरकतें की जिससे लगभग आज की तारीख में वो 200 बीघे जमीन का वैध या अवैध मालिक बन चुका है। अवैध हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसने बहुत से गरीबों की जमीन पर लगातार कब्जा किया है। जैसे मैं आपको कुछ नाम अगर बताना चाहूं तो आप देखिए, जो आज हमें पूरी लिस्ट मिली है, सबसे पहले झुंडा बाबा जो कि इसी के गांव के थे, उसकी 16 बीघा जमीन पर विकास दुबे ने कब्जा किया। दूसरे नंबर पर अगर आप देखेंगे, शिवली बाजार में एक जमीन थी जो कि शिवली थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर है। उस 400 से 500 गज की जमीन पर विकास दुबे ने कब्जा किया। इसके अलावा ताराचंद इंटर कॉलेज के बगल में एक जमीन है जो कि लगभग 400 से 500 गज की जमीन वो भी है, वहां पर भी अवैध कब्जा किया। और इसी मामले में सिद्धेश्वर पांडे की हत्या 14 नवंबर 2000 को की गई थी विकास दुबे के द्वारा। तो ये इसका मोडस ऑपरेंडी है। यही नहीं, कानपुर में जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है, उस इंडस्ट्रियल एरिया में ये प्रोटेक्शन मनी मांगता है लगातार लोगों से। और इसके अलावा हमें जो पता चला है, 50 लाख रुपए प्रोटेक्शन मनी व्यापारी इसको दिया करते थे। इसके साथ ही साथ जो ठेकेदार यहां पर काम करने आते थे, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के हो, सड़क निर्माण के हो या फिर दूसरे विभाग से हो, वो उसे 5 से 7% का कमीशन हर हाल में देते थे। थानों में किसकी पोस्टिंग होगी? थानों, क्योंकि ये एक अवैध खनन का भी कारोबार इस इलाके में चलता आ रहा था। जो खनन का काम होता था, जो ट्रकें यहां से गुजरती थी, उनसे भी विकास दुबे का हफ्ता बंधा हुआ था। जो बड़े दुकानदार हैं, जो बड़े व्यापारी हैं, उसको हर महीने अपनी जान बचाने का पैसा देते थे ताकि वो सुरक्षित रह सके, नहीं तो विकास दुबे उनकी हत्या कर देगा। ये इसका पूरा कारोबार था। जो पैसा इसने यहां से कमाया, उस पैसे को इसने कानपुर, दिल्ली, लखनऊ, नोएडा, एनसीआर और इसके अलावा विदेशों तक उन पैसों को पहुंचाया, जिसमें दुबई, थाईलैंड जैसे देश सबसे प्रमुख है। क्योंकि थाईलैंड हम इसलिए कह रहे हैं, वहां के कुछ क्लब में भी इसके पैसे लगे हुए हैं, खासतौर पर फुकेट जैसे इलाकों में। तो इसलिए एक ये बड़ी जानकारी सामने आ रही कि विकास दुबे, जो कि बेहद गोपनीय तरीके से अपने इलाके से विदेश रवाना होता था, किसी को जानकारी नहीं देता था, वो कहां जाता था, किससे मिलता था, इन सब की जानकारी किसी से शेयर नहीं करता। चलिए ठीक है विशाल, आपने जो बताया, अब विकास दुबे की संपत्ति की जांच प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से की जाएगी। क्योंकि जैसा कि विशाल पांडे जानकारी दे रहे हैं, कुल मिलाकर कितनी संपत्ति है ये तो समझा नहीं जा सकता है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। अब प्रवर्तन निदेशालय का रोल इसमें बहुत बड़ा होगा। पिछले 3 सालों में विकास ने 15 देशों की यात्रा की थी, सूत्रों के हवाले से यह पता चला है। यूएई और थाईलैंड में विकास दुबे का पेंट हाउस है, यह जानकारी सामने आ रही है। और अब प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में आगे बढ़ाएगा जांच को। जितेंद्र हमारे साथ है, जरा उनसे समझते हैं। जितेंद्र, ठीक है, जितेंद्र के पास जाएं, उससे पहले एएल बनर्जी साहब, पूर्व डीजीपी हमारे साथ है। एएल बनर्जी साहब, जिस पर 60 मुकदमे दर्ज हो, जिस पर बिकरू से लेकर बैंकॉक तक जिसकी संपत्ति हो, उसकी सिस्टम में कितनी गहरी पैठ होगी जो वो ये सब कुछ करता रहा? देखिए, 60 मुकदमा ये देखिए, किसी का 60 मुकदमा होना बहुत ही अचरज का विषय है और उसके बाद भी वो अपनी जगह पे व्यवस्थित है। समस्या ये है कि इसने जो संपत्ति एकत्रित की है या इकट्ठा की है वो अत्यधिक है। ये कैसे हुआ, इस पर इसकी भी जांच होनी चाहिए कि कौन कौन इसके साथ लगा रहा, किस किस विभाग के लोगों ने इसका साथ दिया। केवल पुलिस के साथ से नहीं हुआ होगा। इसके पास अगर इतनी अकूत संपत्ति है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आज तक क्या कर रहा था? या अब प्रवर्तन निदेशालय ढूंढने आया है तो पहले प्रवर्तन निदेशालय को क्या नहीं मालूम था? और बाहर की जो संपत्तियां हैं, चाहे दुबई की, इतनी बार ये बाहर गया है। इनकम टैक्स में ये पूछा जाता है कि आप विदेश गए नहीं गए, आपने कितना खर्च किया। तो इसके हर जगह पर सर्च और ये पता लगाने के बाद ही ये तय किया जा सकता है कि इसके पास संपत्ति कितनी थी। और जब ये पता चल जाए कि इसके पास संपत्ति कितनी थी या कैसे हुआ, तो ये भी पता चल सकता है कि किसके कौन कौन और इसके माध्यम रहे हैं, कहां कहां से इसको प्राप्त हुआ है और उसको करने में किसने सहूलियत पहुंचाई है। डेफिनेटली ये बिल्कुल बनर्जी साहब, तभी मैंने आपसे सवाल किया कि सिस्टम में कितनी गहरी पैठ थी, ये समझ में आता है। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, प्रवर्तन निदेशालय का अब रोल क्या होगा, कैसे जांच करेगा प्रवर्तन निदेशालय?
देखिए, दो तरह से जांच होती है। जो क्रिमिनलिटी की जो जांच हो रही है वो यूपी पुलिस अपनी तरफ से जांच कर रही है, जिसमें इसको सजा दिलवाई जाएगी जो भी इसके साथी हैं जिन्होंने जो भी क्राइम किया है। लेकिन ईडी का रोल काफी बड़ा हो जाता है, काफी बड़ा होता है, क्योंकि ईडी जो इसने अवैध तरीके से जो संपत्ति बनाई है, जिसके जरिए अपराध करने के बाद जो संपत्ति बनाई है देश के अंदर, देश से बाहर, और इसके अलावा जिन जिन लोगों ने मदद की है, जिन जिन लोगों तक पैसा गया है, जो जो लोग इसके कारोबार में, अवैध कारोबार में शामिल रहे हैं, उन तक ईडी अपनी जांच करेगी। तो देखिए, ईडी दो तरह से जांच करते हैं। इसमें एक क्रिमिनलिटी का भी एंगल होता है, जिसमें जो अवैध तरीके से यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जो पैसा कमाया गया है, और इसके साथ ही जो इसने अवैध तरीके से संपत्ति बनाई है, चाहे वो देश के अंदर हो चाहे वो देश से बाहर हो, उसको अटैच किया जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसको जब्त करने की जो कार्रवाई है वो ईडी करेगी। और इसमें सबसे अहम बात विशाल ये है कि कई बार ऐसा होता है कि जो लोकल पुलिस है या जो दूसरी एजेंसीज है वो क्रिमिनलिटी एंगल से जांच कर रही होती है, लेकिन लीड उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती है जो कि पर्दे के पीछे रह करके मदद कर रहे होते हैं। यानी कि जो पैसा इसने बनाया है अपने अवैध कारोबार के जरिए, क्राइम के जरिए, हफ्ता वसूली के जरिए जो अवैध वसूली की गई है, एक्सटॉर्शन किया गया है, या फिर लोगों के जो मकान, दुकानें, प्लॉट, जमीनें कब्जा करके जो बनाई गई है, उन तक जो लिंक है और जिन जिन लोगों तक वो पैसा गया होगा या जो लोग उस पर कब्जा जमा कर बैठे होंगे, क्योंकि हर प्रॉपर्टी पर, हर संपत्ति पर विकास दुबे का नाम नहीं होगा, इसके साथियों का नाम होगा, इसके परिवार का नाम होगा, या बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि बहुत दूर जा करके जिनका कहीं लिंक होता होगा, वो विकास दुबे के लिए ये काम कर रहे होंगे। लेकिन उस जांच तक ईडी अब पहुंचेगी और उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो यानी कि जो जांच का दायरा है वो दो तरीके से बढ़ रहा है। एक, लोकल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, जिसमें जो जो एसोसिएट है उनको गिरफ्तार किया जाएगा, हत्या, कॉन्स्पिरेसी और जो बाकी जो आपराधिक क्राइम किए गए हैं उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और वहीं जो उस अपराध के जरिए जो पैसा कमाया गया है, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जो आगे पैसा कमाया गया है और उसके बाद आगे दूर तक पैसा लगाया गया है देश के अंदर और देश के बाहर कारोबार फैलाने के अंदर, उस पर ईडी अब कार्रवाई करेगी। इसके अलावा ये भी हो सकता है विशाल कि इसमें इनकम टैक्स और जो दूसरी जांच एजेंसियां हैं वो भी इस मामले को देखें, क्योंकि निश्चित तौर पर जब इसकी इतनी सारी कमाई रही है, जो अवैध तरीके से कमाई गई है, उसका इसने इनकम टैक्स नहीं दिया गया होगा, उसमें कहीं ना कहीं जितेंद्र, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि प्रवर्तन निदेशालय का रोल क्या होगा, ईडी इसमें कैसे जांच करेगी। लेकिन एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है विकास दुबे को लेकर। बड़ी खबर यह है कि उसका पैसा मार्केट में कैसे लगता था। विकास दुबे का खजांची जय वाजपेयी से एसटीएफ की पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि उसके पैसों को ब्याज पर बाजार में लगाया जाता था। 6.3 करोड़ की यह संपत्ति, यह पैसा सूद पर लगाया गया। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिली है। और विकास का सारा यह पैसा मैनेज कौन कर रहा था? जय वाजपेयी, जिसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं। 2015 में विकास को कानपुर के व्यापारी ने महंगी गाड़ी गिफ्ट की थी। इसके पास जो काली कमाई थी, जय वाजपेयी जिसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यह पैसे को मार्केट में ब्याज पर लगाता था। यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मैं विशाल और जितेंद्र दोनों से समझने की कोशिश करूंगा। विशाल, ये जो जय वाजपेयी को लेकर जानकारी है, यानी कि विकास का सारा पैसा मार्केट में लग रहा था और उससे कमाई कैसे हो रही थी, यह जानकारी सामने आई जय वाजपेयी के जरिए। देखिए विशाल, क्योंकि विकास दुबे अपने आसपास के और किसी पर विश्वास ज्यादा नहीं कर पाता था, क्योंकि जय वाजपेयी बिकरू से लगभग 40 किलोमीटर दूर कानपुर शहर में रहता था और शहर में रहने की वजह से उसके लिंक बहुत अच्छे थे। वो बड़े व्यापारियों को ब्याज पर पैसे उपलब्ध कराता था, जो विकास दुबे का पैसा हुआ करता था। और ये जो पैसा हुआ करता था, आप ये समझिए कि 10 से 15% ब्याज के दर पर दिया जाता था, कहीं कहीं इससे ज्यादा दर पर भी वो पैसे उपलब्ध कराता था। और यही सबसे बड़ा कारोबार था विकास दुबे का भी, जय वाजपेयी का भी पैसा कमाने का। क्योंकि जय वाजपेयी भी आज से 5 साल पहले ऐसी स्थिति में नहीं था कि वो उसकी कोई माली हालत बहुत अच्छी हो, लेकिन बीते 5 साल में जय वाजपेयी ने भी काफी तरक्की की। और उस तरक्की का कारण सिर्फ यही था कि ब्याज से जो पैसे होते थे, अपराध के जो पैसे होते थे, उसको इसी तरह से व्यापारियों को देकर उनसे ब्याज हर महीने वसूला जाता था। और उनका पैसा भी समय समय पर, जैसे साल भर के लिए दिया तो साल भर बाद वो व्यापारी पैसे वापस भी करते थे और ब्याज भी देते थे। तो ये इनका मोडस ऑपरेंडी था पूरा इस इलाके में। ब्याज के पैसे के जरिए ही इतनी ज्यादा कमाई विकास दुबे और उसके जो साथी थे उन लोगों ने की। और इसके साथ ही साथ ये भी पता चला, क्योंकि देखिए मैं आपको बता रहा था, कुछ और जगह के नाम बताता हूं, इसकी फहरिस्त बहुत लंबी है, अभी हमें कुछ ही जानकारी मिल पाई है। मोहनी नेवादा एक जगह है जहां पर जमीन का कब्जा, सकरेज में 15 से 16 बीघा जमीन का कब्जा किया है, चौबेपुर में कई इलाकों में जमीन पर कब्जा किया है, बिकरू, भीटू और सुरजा नेवादा, ये 3 ऐसे गांव
हैं जहां पर विकास दुबे के अपने करीबी ग्राम प्रधान चुने जाते हैं और इन ग्राम प्रधानों का काम यह होता था कि जो राशन गरीबों के लिए आता था उन राशन को, उस राशन को भी ये बहुत डिटेल में जानकारी यहां पर विशाल पांडे दे रहे हैं कि ये पैसा इकट्ठा कैसे होता था, ये आर्थिक साम्राज्य कैसे बनता था। एल बनर्जी साहब, पूर्व डीजीपी हमारे साथ हैं। बनर्जी साहब, अगर कोई ठेकेदारों से कमीशन ले रहा है, कोई अवैध तरीके से जमीनों पर कब्जे कर रहा है, ये इतना सारा पैसा मार्केट में लग रहा है, क्या ये पैसा सिर्फ विकास दुबे तक जाता होगा? ये यकीन करना मुश्किल है। कहना बड़ा मुश्किल है कि उसके स्रोत कहां से थे। उसको जो आपने अभी पूरी रिपोर्ट बताई है कि उसने धीरे धीरे कब्जा किया, कब्जा करने के बाद उसको बेचा, तो अगर आज से 20 साल पहले मान लीजिए उसने कोई कब्जा किया हो, आज उसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी, मगर उसके पास कैश था। ये जो 13 बार उसका विदेश जाना, बाहर उसके निवेश करना, ये दर्शाता है कि उसके पास कैश बहुत था। ये कैश ये उगाही से ही मिला होगा, वसूली से ही मिला होगा और ब्याज से ही मिला होगा। तो इसीलिए जय वाजपेयी ऐसे आदमी जो हैं, जो कि इस चीज को रोटेट करते थे, वो इसकी अच्छी जानकारी ये भी रखते होंगे कि इसमें और कौन लिप्त है। अगर उसको 10% या 15% वापस मिलता था तो वो अकेला नहीं खर्च करता था, वो अवश्य ही उसका एक हिस्सा वो किसी ना किसी को देता था ताकि वो भी सेफ रहे, वो भी ठीक ठाक रहे। तो इसलिए इसका नेक्सस बहुत बड़ा है। और जहां तक कि पीएमएलए की बात आई थी, पब्लिक मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, आपने कहा कि अभी ईडी ने वो किया है, क्या कहते हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा। मनी लॉन्ड्रिंग का यही मतलब होता है कि आपके पास एक पैसा आया और उसको आपने मार्केट में इल्लीगली गैर कानूनी तरीके से रोटेट करना शुरू किया, तो उससे उत्पन्न सारी चीजों की जांच ईडी कर सकती है। क्रिमिनलिटी बाद में आ जाती है। बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया कि कैसे जब इतना बड़ा आर्थिक साम्राज्य खड़ा होता है तो ये आर्थिक साम्राज्य बिना किसी की मदद के अपराधी खड़ा नहीं कर सकता है। लेकिन आज जी इन्वेस्टिगेशन एक्सक्लूसिव में कौन से बड़े खुलासे हमने किए हैं, जरा जल्दी से एक बार फिर से आपको बता देते हैं। खुलासा नंबर 1, लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, नोएडा, मुंबई में कई आलिशान बंगले विकास दुबे के हैं, यह जानकारी अब सामने आ रही है। खुलासा नंबर 2, कानपुर में करोड़ों रुपए की 15 से 20 बेनामी संपत्तियां, यह भी विकास दुबे के पास। खुलासा नंबर 3, दुनिया के 8 से 10 देशों में काली कमाई का निवेश, इसने कई देशों में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रखा था। खुलासा नंबर 4, थाईलैंड के कई क्लब में इसने अपनी काली कमाई को लगाया हुआ था, यानी सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी। खुलासा नंबर 5, दुबई में भी कई लोगों से यह संपर्क में था और बड़ी रकम का निवेश इसने दुबई में भी किया हुआ था। काली कमाई यहां से इकट्ठा की, विदेशों में पैसा लगाया, जय वाजपेयी के जरिए यह सारा फंड मैनेज हो रहा था, इन्वेस्टमेंट हो रही थी। अब जब विकास दुबे ढेर हो चुका है, ये सारी बातें खुलकर सामने आ रही है। अब तो प्रवर्तन निदेशालय भी इस मामले की जांच में लगा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल पांडे, जितेंद्र और एएल बनर्जी साहब आपका इस जानकारी के लिए। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, अब से कुछ दिनों पहले विकास दुबे का बेहद करीबी अमर दुबे, जो कि पुलिस के एनकाउंटर में ढेर हो गया था, ये उसी की शादी का वीडियो है जिसमें विकास दुबे डांस करता हुआ नजर आ रहा है।